हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर के बारे में कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म उसकी पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के साथ रहता है तो सराउंडिंग में कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, दैट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखिए बच्चों, अगर मैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करूं ना बच्चों आपके सामने, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब है, देखिए कोई भी किसी भी एक एरिया को लीजिए आप, मैं यहाँ पर बाकी सारी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ ह्यूमन को छोड़ के। इस एरिया में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई एक स्पीशीज है, ये स्पीशीज वन है, ये स्पीशीज टू है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि एक स्पीशीज ही प्रेजेंट होती है, उसके कई सारे मेंबर्स हैं। स्पीशीज वन के एन मेंबर्स हैं, इसके भी एन वन मेंबर हैं, इसके भी एन टू मेंबर हैं। तो ये जो पॉपुलेशन हैं डिफरेंट स्पीशीज की, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी और इनके मेंबर आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उसी को आप कहते हो बायोटिक इंटरेक्शन। उसी को आप कहते हो बायोटिक इंटरेक्शन। अब जैसे एनसीईआरटी में सिंपली ये लिखा हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, उसी को कहते हैं हम बायोटिक इंटरेक्शन। अगर मैं बात करूं इस अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल नहीं रह सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट में, अगर प्लांट की रूट सॉइल के अंदर है बच्चों, तो जाहिर सी बात है अब ये सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? स्पेसिफिकली ये सेप्रोप्स होंगे। ये सेप्रोप्स क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए अवेलेबल होगा। ये कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है। तो कोई भी है ऑर्गेनिज्म सिंगल नहीं मिलता है अपने हैबिटेट में, सिंगली प्रेजेंट नहीं होता है ये चीज। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, बायोटिक इंटरेक्शन की, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं बायोटिक इंटरेक्शन में, तो बच्चों बायोटिक इंटरेक्शन में यहाँ पर देखिए आप लोग, दो टाइप का इंटरेक्शन है। एक है आपका इंटरस्पेसिफिक और एक है इंट्रास्पेसिफिक। ये हो गया इंटरस्पेसिफिक, दिस इज द इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक का मतलब होता है विद इन अ स्पीशीज के मेंबर्स। इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है बिलो नहीं, बिटवीन। ये ध्यान रखिए, ये गलती कर रखी है, बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में, उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्लियर? उसको आप क्या कहते हो? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। में थोड़ा सा स्लाइड नीचे लेता हूं, एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन में भी आ चुका है ये एग्जाम्पल, कि भाई इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है विद इन अ पॉपुलेशन। जैसे सपोज किसी भी एरिया के अंदर एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो एलिफेंट तो हर्बीवोर्स हैं, वेजिटेरियन हैं, ये प्लांट्स पर फीड करते हैं। अब ये बच्चों जो ये हर्बीवोर्स हैं, ये क्या करेंगे? ये प्लांट्स पर फीड करेंगे। तो जब किसी फॉरेस्ट एरिया में जब एलिफेंट के नंबर ज्यादा हो गए, तो जाहिर सी बात है इनके मेंबर एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे फॉर सेम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और ये इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होगा? आपका कंपटीशन। कंपटीशन किस चीज के लिए होगा? फॉर सेम रिसोर्स के लिए, फॉर सेम रिसोर्स के लिए। जबकि जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को बच्चों हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में रखते हैं, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक नेगेटिव इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, इंटरेक्शन में जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है, पॉजिटिव का मतलब होता है बेनिफिट, नेगेटिव का मतलब होता है हार्म। अब ये देखिए, एक होता है जिसको आप कहते हो म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज बेनिफिट होती है। यहाँ पर ये ए और बी लिखा हुआ, ए का मतलब है स्पीशीज ए स्पीशीज बी, दोनों ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ये भी, इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक। अब बच्चों दूसरा देखिए आप यहाँ पर देखिए कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? यहाँ पर स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है, इनमें से स्पीशीज कोई भी एक स्पीशीज को फायदा होगा, दूसरे को कोई भी हार्म नहीं होता है, न्यूट्रल रहेगी। दिस इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। निगेटिव इंटरेक्शन का मतलब ये होता है जहां पर स्पीशीज, जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज है उनमें से एटलीस्ट एक स्पीशीज को नुकसान हो,
एटलीस्ट एक स्पीशीज को नुकसान हो, एक पॉपुलेशन को नुकसान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे पैरासाइटिज्म, ठीक है, पैरासाइटिज्म की बात करते हैं और कंपटीशन की बात करते हैं और एमेंसलिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पैरासाइटिज्म की बात करें, प्रीडेशन की बात करें, तो ध्यान रखना पैरासाइटिज्म यहाँ पर दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज, क्या है, ए हो या बी, इनमें से दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज में से एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। प्रीडेशन में क्या होगा, देखिए भाई डियर है, तो डियर इसको, लायन है, अब ये लायन किस पर फीड करेगा, डियर, तो लायन को तो फायदा, डियर की पॉपुलेशन निगेटिव में जाएगी। मेरी बात क्लियर। अब ये प्रीडेशन की बात। अब पैरासाइटिज्म में यही है कि पैरासाइट को फायदा हो, उसको नुकसान। तो ये दोनों इंटरेक्शन आप इसको बोलते हो एटागोनिस्ट नहीं एंटागोनिस्ट। इसको क्या बोलोगे आप, एंटागोनिस्ट। इस टाइप के इंटरेक्शन को बच्चों हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ध्यान रखना, इस टाइप के इंटरेक्शन को आप क्या बोलोगे, एंटागोनिस्ट इंटरेक्शन। क्लियर। नाउ द कंपटीशन। देखिए ये हम कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बच्चों कंपटीशन की, द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कि यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ए और बी हैं। जब दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, इसमें दोनों ही हार्मफुल होती हैं और ये सबसे कॉमन है। सबसे कॉमनली आपको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिलता है। एक होता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, इन स्पीशीज ए है बी है, इसमें से एक को नुकसान, आइदर किसी एक को नुकसान होगा और दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, इसको कहते हैं हम एमेंसलिज्म। तो एनसीईआरटी ये कहती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म है, प्रीडेशन है, यहाँ पर जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो आपकी कहाँ पर रहती हैं, क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं। ये मतलब क्लोज एसोसिएशन का मतलब ये है, इस अपने एक दूसरे के आसपास रहेंगे, क्या पैरासाइटिज्म हो या प्रीडेशन हो, कमेंसलिज्म हो। ध्यान रखना, पैरासाइटिज्म में पैरासाइट हो उसके पास, प्रीडेशन में ऐसा नहीं है लायन के, लायन अलग फॉरेस्ट में रह रहा है, डियर अलग फॉरेस्ट में नहीं, ये सब सारे के सारे क्या रहेंगे, एक दूसरे के नियर रहेंगे, एक दूसरे के नियर रहेंगे एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट आप लाइन है, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ये चीजें आएंगी आपके समझ में। तो बच्चों यहाँ पर ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है कि आपका बायोटिक इंटरेक्शन, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये नाम याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वन बाय वन इन इंटरेक्शन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है बच्चों, वन बाय वन इन इंटरेक्शन को हम लोग डील करते हैं। ये बायोटिक इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इधर आइए, अब हम नेक्स्ट इंटरेक्शन की, फर्स्ट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज द प्रीडेशन। देखिए प्रीडेशन का मतलब आप जानते हो कि कोई भी प्रीडेटर जैसे लायन डियर को पकड़ेगा और खा लेगा, बस हो गया उसका काम। इट इज द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग एंड किलिंग। ध्यान रखना, कैप्चर करना और किल करना। जो इसको करेगा उसको प्रीडेटर कहते हैं, जिसके साथ ही ऐसा होता है उसको प्रे कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर प्रीडेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा लायन और डियर ही इन्वॉल्व होंगे, कि इवन अगर, ध्यान रखना, हर्बीवोरी का मतलब ये होता है जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो प्लांट पर फीड करते हैं, वो भी एक तरीके का क्या कर रहे हैं, प्रीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रीडेशन कर रहे हैं। जैसे स्पैरो है, स्पैरो अगर सीड पर फीड कर रही है, सीड के अंदर प्लांट की क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है, वही सीड के अंदर नेक्स्ट जनरेशन है, तो इसलिए स्पैरो क्या कंसिडर की जाएगी, आप एक तरीके का प्रीडेटर। तो हर्बीवोरी भी आप इसमें इंक्लूड करते हो, जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये आता है प्रीडेशन का करने का फायदा क्या होगा। देखिए जब भी प्रीडेशन होगा तो इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन होगा, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन होगा। ये सारी की सारी बातें हम डील करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के मेन पॉइंट है यहाँ पर। अब देखिए प्रीडेटर्स लाइफ, ये देखो मैंने बच्चों को क्या लिखवाया और बच्चों ने क्या लिखा, मैंने ये बताया प्रीडेटर का रोल क्या होता है। प्रीडेटर का रोल होता है, पहली बात तो एनर्जी ट्रांसफर, आपको ये चीज याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिक लेवल फूड चेन। फूड चेन का मतलब ये है, जैसे ग्रास, ग्रास को किसने खाया, डियर ने, डियर को किसने खाया, एनिमल मतलब लायन ने। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी फूड चेन। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं अक्रॉस द
फूड चेन। ये एक तरीके से आपका ध्यान रखना पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं, प्रे की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया हुआ है, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया कि जो आप का ध्यान रखना, जो प्रिकली पेयर थी, प्रिकली पेयर जो ओपेनशिया कैक्टस था, इसके नंबर काफी बढ़ गए। नंबर इसलिए बढ़ गए क्योंकि इसका जो नेचुरल प्रीडेटर होता है कैक्टोब्लास्टिस, वो वहां पर एब्सेंट होता है। इस वजह से आप इसके नंबर बढ़ गए। कि अगर कहने का मतलब यह है, अगर प्रीडेटर नहीं प्रेजेंट होगा तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, प्रे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और ये ओपेनशिया क्या हुआ, ये आपका वहां पर इन्वेसिव वीड स्टार्ट हो गई। ये 1920 की बात है। तो उसका मतलब ये है कि ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। किसकी पॉपुलेशन को? प्रे की पॉपुलेशन को। ये प्रीडेटर के रोल की हम बात कर रहे हैं। अगर प्रीडेटर एब्सेंट होगा तो प्रे की पॉपुलेशन एकदम इरेगुलर मैनर में बढ़ेगी, कोई रेगुलरिटी नहीं होगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरा ये होता है कि ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखिए सवाल आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल से बच्चों को समझाना चाहती है। एक पिसास्टर, एक स्टारफिश, जो कहां पर मिलती है? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में। इस ये एक प्रीडेटर होती है सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स पर। तो ध्यान रखना, ये अगर हम बात करेंगे अमेरिका, जैसे ये पूरा अमेरिका है, तो पैसिफिक कोस्ट पे, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पर एक स्टार फिश मिलती है। स्टार फिश क्या करती है? ये एक प्रीडेटर है, ये इनवर्टिब्रेट पर एक्ट करती है। अब क्या हुआ, इस स्टार फिश को जब रिमूव कर दिया गया तो ये देखा गया इसकी वजह से मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज वहां से एक्सटिंक्ट हो गई। कारण क्या था एक्सटिंक्ट होने का? ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? मोर देन 10 स्पीशीज। अब ये 10 स्पीशीज की कितनी पॉपुलेशन हो गई? 10 पॉपुलेशन हो गई। अब ये 10 पॉपुलेशन हो गई, अब इनके बीच में क्या हुआ? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि पिसास्टर फिश को तो आपने हटा दिया, पर जो स्पीशीज इनवर्टिब्रेट की वहां पर एक्सटिंक्ट हुई, वो कौन से इंट्रैक्शन की वजह से हुई? तो आपने क्या टिक करके आना है? इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजें मिस नहीं करनी है। मैं तभी कह रहा हूं एनसीईआरटी की लाइंस को समझना है। एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में। क्लियर इतनी बात? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना 1920s में, जैसे आपने मैंने बात की थी यहाँ पर कैक्टस वाला, ठीक है एग्जाम्पल। अब स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, जैसे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पर बात की थी, कौन सी? पिसोस्टर स्टारफिश में, जिसकी वजह से इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। देखिए 5-6 लाइनों में सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको मेन मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो ये आपका क्या होता है? प्रीडेटर। अब प्रीडेशन में प्रीडेटर का क्या रोल होता है? प्रीडेटर का क्या रोल होता है? ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये आता है कि भाई अब प्रीडेटर कैसे भागेगा। अब होता क्या है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सॉरी, देखिए प्रीडेटर से प्रे अपना आप को कैसे एस्केप कर सकता है। प्रीडेटर से प्रे कैसे एस्केप कर सकता है? एक मैकेनिज्म होती है जिसको कहते हैं कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज में जैसे फॉर एग्जांपल गिरगिट अपना रंग बदल लेता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, तो इसी इसी को कहते हैं क्रिप्टिक कलरेशन। तो जैसे प्रेइंग मैंटिस है, कैमलियन है, तो ये क्या करते हैं? अपने प्रीडेटर से बचने के लिए अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रीडेटर इनको इनका प्रीडेशन नहीं कर पाता और इनको अवॉइड कर देता है। दूसरा होता है केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस क्या होता है? कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जहां, जो आप ध्यान रखना, जिनके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं, ध्यान रखना, जिसकी वजह से प्रीडेटर उन पर फीड नहीं करता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक मोनार्क बटरफ्लाई, बहुत एग्जाम्पल सुना जाता है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई जब ये डेवलपिंग स्टेज में होती है, डेवलपिंग स्टेज में इसमें एक कैटरपिलर स्टेज होती है, जो एक कैटरपिलर, इसके डेवलपमेंट में एक स्टेज होती है इसके लार्वा की, जो फीड करती है मिल्कवीड कैलोट्रोपिस पर।
और जब ये मिल्क वीट पर फीड करती है तो ये अपने अंदर टॉक्सिन को एक्युमुलेट कर लेती है, जिसकी वजह से डिस्टेस्टफुल हो जाता है अपनी प्रीडेटर के लिए। इसको केमिकल ध्यान रखना, केमिकल डिफरेंस में कौन सी, मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई कौन से स्टेज में, कैटरपिलर स्टेज में। ध्यान रखना कैटरपिलर स्टेज में फीडिंग होती है किस पर, पॉइजनस वीड। कौन सी वीड होती है ये, कैलोट्रोपिस। ध्यान रखेंगे कैलोट्रोपिस पर ये फीड करती है। अब एक सवाल आता है मिमिक्री, ध्यान रखना मिमिक्री। मिमिक्री अगर हम इसकी बात करें तो मिमिक्री का मतलब ये होता है, जैसे स्पीशीज ए है, ये ब्लू कलर की है, पॉइजनस है। क्लियर। स्पीशीज बी है, ये व्हाइट कलर की, नॉन पॉइजनस है। बात समझ में आ रही है। अगर स्पीशीज बी भी आपका ब्लू कलर की हो जाए तो इसका प्रीडेटर ये समझेगा यहाँ पर ये स्पीशीज ए ही है। क्लियर। इसी को कहते हैं मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब ये होता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का रिजेम्बलेंस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के रिजेम्बलेंस से मैच करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप का प्रोटेक्शन कर लेता है ड्यू टू द एडवांटेज। क्लियर। ड्यू टू द एडवांटेज। वेटेशियन, ये वटेशियन, वेटेशियन मिमिक्री, ये आप लोगों ने शायद पढ़ रखी होगी जूलॉजी में। क्लियर। और प्रीडेटर भाग भी सकता है, ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। बहुत आसान था। तो प्रीडेशन में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको लास्ट में बताना चाह रहा हूँ ये चीज, तो प्रीडेशन में बच्चों आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो याद रखनी है होता क्या है वो। ठीक है। फिर उसके बाद प्रीडेटर का रोल याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। दो रोल हैं आपके, इसके ध्यान रखना है। तो चार रोल जिसमें दो को आपको याद रखना है, एक तो एनर्जी ट्रांसफर है, दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का है। क्लियर। और डाइवर्सिटी मेंटेन रखता है, ये एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है। प्रीडेटर ये मेन रोल है जिसमें आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी वाला इन अ कम्युनिटी, वो एग्जांपल याद रखना है, पिसास्टर। पिसास्टर की वजह को जैसे ही आप ध्यान रखेंगे, पिसास्टर जो होता है ये मिलता है इंटरटाइडल जोन। एनसीईआरटी में लिख रखा है इंटरटाइडल का मतलब क्या होता है, ये एक बात आप समझ लेंगे। इंटरटाइडल का मतलब ये होता है बच्चों, देखिए ये किसी भी सी के पास ये एक यहाँ पर नॉर्मल लेवल है, सी लेवल, ये क्या है, रॉक है। दिस इज व्हाट, रॉक। अब देखिए जब भी वेव आएगी तो ये वेव मैक्सिमम इस हाइट तक आ सकती है। तो ये जो जोन हो गया इसी को कहते हैं इंटरटाइडल जोन। टाइड का जोन जो है दैट इज कॉल्ड इंटरटाइडल जोन, यहीं पर मिलती है पिसास्टर फिश। क्लियर। अब कैसे प्रोटेक्शन हो सकता है, कैसे प्रोटेक्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हर्बीवोरी। क्लियर। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हर्बीवोरी। हर्बीवोरी का मतलब यही होता है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्लांट पर जो फीड करते हैं हर्बीवोर्स। अब ध्यान रखना बच्चों, आप जब भी हर्बीवोर्स की बात करते हो तो हमेशा काउ, बफेलो, डियर के बारे में सोचते हो। हर्बीवोर्स इट कैन बी इंसेक्ट, ये इंसेक्ट भी हो सकते हैं। और देखा जाता है मोस्टली आपके हर्बीवोर्स इंसेक्ट्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25%। और ऐसे हर्बीवोर्स को आप कहते हो फाइटोफैगस, प्रीडेटर्स होते हैं जो ईट करते हैं प्लांट को। क्लियर। प्रीडेटर होते हैं जो ईट करते हैं प्लांट को। अब सवाल ये आता है प्लांट अपने आप को कैसे बचाएगा। प्रे ने तो अपने आप को बचा लिया था भाई, प्रे ने अपने आप को प्रीडेटर से कैसे बचाया, मिमिक्री से बचा, डिफेंस से बचा लिया। क्लियर। केमिकल डिफेंस से बचा लिया। और ये इन सारी चीजों से प्रीडेटर ने, सॉरी, प्रे ने अपने आप को प्रीडेटर से बचा लिया। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जो आता है बच्चों आपके सामने वो आता है हर्बीवोरी। हर्बीवोरी में आप ध्यान रखेंगे ये, जैसे हर्बीवोरी प्लांट कैसे अवॉइड कर सकता है। प्लांट कैसे, देखिए प्लांट तो बोलेगा नहीं किसी एनिमल से भाई मुझे ना खाओ। क्लियर। प्लांट तो बोलेगा नहीं, तो प्लांट क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपने अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म डेवलप करेगा। ये डिफेंसिव मैकेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल मीन में भी हो सकती हैं और आपके केमिकल मीन में भी हो सकती हैं। मॉर्फोलॉजिकल मीन में जैसे थॉर्न हो गए, या है ना, इस थॉर्न हो गए, जैसे स्पाइंस हो गई। एकेशिया और कैक्टस में स्पाइंस हो गई, एकेशिया में थॉर्न्स हो गए। ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। केमिकल डिफेंस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें,
जैसे कैलोट्रोपिस, अगर मैं कैलोट्रोपिस की बात करूं, मदार की बात करूं, मिल्क वीड, तो कैलोट्रोपिस ये एक वीड होती है। ये इसके अंदर एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। अब देखिए, कोई भी गोट इस पर फीड नहीं करती है, जो गोट होती है वो इस पर फीड नहीं करती है। कारण ये होता है क्योंकि गोट को पता है अगर हम इस पर फीड करेंगे तो ये हमारी, इसे खाने के बाद हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसे खाने के बाद हमारी क्या, डेथ हो जाएगी। इसलिए कैलोट्रोपिस अपने अपने आप के प्रीडेशन को बचा रहा है बाय द केमिकल मीन। और दूसरे केमिकल भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें निकोटीन, टोबैको के अंदर निकोटीन होती है, वो केमिकल डिफेंस के लिए होती है। कैफीन होती है, वो भी केमिकल डिफेंस के लिए होती है। क्विनीन, ओपियम, ये सारे के सारे प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। इनफैक्ट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं बच्चों प्लांट्स के अंदर, वो डिफेंस के लिए बनते हैं, लेकिन हम इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। इनका कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर सकते नहीं, करते भी हैं, कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रीडेशन वाला टॉपिक फिनिश। क्लियर इतनी बात? आसान था। अब ये कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कंपटीशन में मेरा ये मानना है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही समझ लेनी है तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी समझ लेनी है, तब आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आते भी नहीं है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो देखिए यहाँ पर कंपटीशन की हम मोस्टली इंफॉर्मेशन डील करते हैं इंटर स्पेसिफिक, और इंटर स्पेसिफिक सबसे कॉमन होता है। और आपने मालूम है कि भाई कंपटीशन में दो स्पीशीज हैं तो दोनों की दोनों को हार्म होगा, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को हार्म होगा। अब देखिए कंपटीशन की अगर डेफिनेशन में जाएं तो कंपटीशन की डेफिनेशन लिटरल मीनिंग में अगर कहते हैं तो जैसे अगर ए स्पीशीज प्रेजेंट है किसी एरिया में, ए स्पीशीज है और बी स्पीशीज प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, एक स्पीशीज के प्रेजेंस से दूसरे स्पीशीज का जो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होता है, जो इंट्रिंसिक, ध्यान रखना, जो उसका इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है जिसको आप कहते हो डार्विनियन फैक्टर, वो लोअर हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। दिस इज द डेफिनेशन, ये एनसीईआरटी में ही गिवन है। इसी को कंपटीशन कहते हैं। अब देखिए कंपटीशन जो होता है, ये आपका, ध्यान रखना, कंपटीशन जो होता है ये आपका सेम रिसोर्सेस के बीच में हो सकता है, बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज। मेरी बात ध्यान से सुनना, बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज। अब जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही, कि इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, ये देखिए आप लोग। जैसे ये साउथ अमेरिका में एक लेक है गैलापागोस आइलैंड, जहां पर डार्विन की फिंचेस की स्टडी हुई। क्लियर? तो यहाँ पर जू प्लैंक्टन है। अब बच्चों देखिए पॉन्ड के अंदर अगर हम बात करें तो पॉन्ड के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब ये फाइटोप्लैंक्टन है, इनको खाने के लिए होते हैं जू प्लैंक्टन। अब इन जू प्लैंक्टन को फिशेस भी खाती हैं। अब क्या होता है, फ्लेमिंगो वर्ड है, ये भी इस जू प्लैंक्टन पर फीड करती है। फ्लेमिंगो जो बर्ड है, एफ भी मैंने लिख दिया। तो देखिए फिश और वर्ड ये दोनों अलग अलग हैं, अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही हैं। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक ज्यादा लीथल होता है क्योंकि सेम स्पीशीज के मेंबर में है, सेम स्पीशीज के मेंबर में है। क्लियर? अगर इंटरस्पेसिफिक की बात करें तो डार्विन भी ये मानते थे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, पोटेंट सोर्स, ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन था। अगर हम बात करें इंटरस्पेसिफिक भी दो प्रकार के होते हैं, ये बच्चे ने अलग अलग नहीं लिखे। एक होता है एक्सप्लॉइटेटिव, एक होता है इंटरफेरेंस। एक होता है एक्सप्लॉइटेटिव, एक होता है इंटरफेरेंस। तो ध्यान रखना, एक्सप्लॉइटेटिव में क्या होता है कि कोई भी एक स्पीशीज रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा
अनजुडिशियल वे का मतलब है इम्प्रॉपर वे से यूटिलाइज करती है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सप्लॉइटेटिव बोलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट होता है, एक होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक स्पीशीज है, ध्यान रखना, एक स्पीशीज है जैसे, और उसके प्रेजेंस में वो दूसरे स्पीशीज को रिसोर्स को यूज करने से रोकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लायन और टाइगर, लायन और टाइगर रह रहे हैं, क्लियर, यहाँ पर फॉरेस्ट में, और इनके सामने डियर है। अगर लायन शिकार करेगा तो टाइगर नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, इंटरफेरेंस। रिसोर्स अवेलेबल है पर लायन की प्रेजेंस से टाइगर क्या, टाइगर डियर की प्रेडेशन नहीं कर सकता, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका इंटरफेरेंस हो गया कि एक स्पीशीज इंटरफेयर कर रही है दूसरी स्पीशीज को, क्या है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि इट इज नॉट नेसेसरी कंपटीशन जब भी हो रिसोर्सेज लिमिटेड हो, कंपटीशन जब हो रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ऐसा कहना जरूरी नहीं है, और ये बात सही भी नहीं है, जैसे ये बात है, क्लियर। मैं सारी चीजें आपको एनसीईआरटी को समझा रहा हूं, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी से ही चीजें समझनी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही चीजें समझनी है। अब देखिए यहां पर, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स की कुछ। तो देखिए एनसीईआरटी ये बोलती है कि कंपटीशन को आप इजीली एक्सपेरिमेंट से, ध्यान रखना, परफॉर्म कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां पर भी किसी भी एरिया में अगर दो स्पीशीज हैं जिसमें से एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है, तो जो सुपीरियर है वो इंफीरियर वाले को कंपटीशन से एक्सक्लूड कर देगी अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्लियर। और ध्यान रखना गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसके केसेस में है, जब सुपीरियर आपका इंफीरियर वाले को रिमूव कर देगी। लेकिन एनसीईआरटी ये भी कहती है कि इसके एविडेंसेस ऐसा नहीं है हमेशा कंक्लूसिव हो, कंक्लूडेड हो, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि दोनों ही स्पीशीज साथ में को एग्जिस्टेंस करना भी स्टार्ट कर देती हैं। तो गॉस एक्सक्लूजन का ये आपका क्या हो जाता है, एक्सेप्शन, ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो स्पीशीज पहले सेम रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे थे, जिसमें एक सुपीरियर थी एक इंफीरियर थी। अब वो क्या कर लेंगे, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेंगे कि ना भाई इस चीज का इधर वो बिहेवियरल बेसिस पे कर सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे कर सकते हैं कि भाई इतना एरिया आपका इतना एरिया हमारा, चीजें बट गई। इसलिए इसके एविडेंसेस हमेशा कंक्लूसिव नहीं होते, कुछ केसेस में ऑब्जर्व कर होते हैं नेचुरली। जैसे अगर मैं बात करूं गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड पर एक टॉर्टोइज होता है एबिंगटन, एबिंगटन नाम का टॉर्टोइज होता है, ये वहां से एक्सटिंक्ट हो गया जब गोट को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअल में क्या होता है, ये टॉर्टोइज ये भी हर्बीवोर, गोट भी हर्बीवोर, गोट की जो ब्राउजिंग नेचर होता है, गोट का जो ब्राउजिंग नेचर होता है वो बहुत एक्सप्लॉइटेड होता है, ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके टॉर्टोइज वहां से एक्सटिंक्ट हो गए। गोट टॉर्टोइज से ज्यादा सुपीरियर थी, तो इसलिए इंफीरियर वाले क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। तो इसमें क्या हो गया, ये गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक ये क्या मिल गया, एविडेंस मिल गया। मेरी बात क्लियर। तो कंपटीशन में क्या होता है, कोई भी एक स्पीशीज के प्रेजेंस में दूसरे स्पीशीज का Darwinian fitness, that is intrinsic growth rate, that is the biotic potential lower हो जाता है। कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है, कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं है रिसोर्सेज लिमिटेड हो, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, जैसे इंटरफेरेंस के केस में। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये किस बात को डिनोट करता है कि आप कंपटीशन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करा सकते हो, इसके रिजल्ट हमेशा कंक्लूसिव नहीं होते, पर सम केसेस में नेचुरली भी बच्चों इसके रिजल्ट मिलते हैं, नेचुरली आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये टॉपिक आप ना पैकेज से पढ़ें, ठीक है, नोट्स पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें।
पैकेज में चीजें डिस्पर्स कर रखी है इन्होंने। क्लियर। अब मैं यहाँ पर गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बता रहा हूँ। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कैसे प्रपोज किया गया, किस पर वर्क किया गया, ये सारी की सारी चीजें। एक सेकेंड, जरा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक बच्चे ने ये नोट्स भेजे थे। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखिए गॉस प्रिंसिपल को ध्यान रखना। गॉस एक्सक्लूजन क्या हुआ, ये सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर यहाँ पर पैरामीशियम की स्पीशीज ली गई। पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम प्रोटोजोआ होता है बच्चों। क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। पैरालीशियम कोडेटम। जब इनको ग्रो कराया गया तो ध्यान रखना पेट्री डिश में ग्रो कराया। अब जाहिर सी बात है बच्चों, पेट्री डिश में ग्रो करा रहे हो, यहाँ पर अगार आप दे रहे हो प्लस आपने न्यूट्रिएंट दिया। अब जब बच्चों आपने न्यूट्रिएंट इसके अंदर दिया है तो न्यूट्रिएंट तो लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड है। और यही बात आप करते हो जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कर्व कैसा आता है? एस शेप्ड। दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर दोनों को जब ग्रो करा रहे हैं तो आपका कैसा कर्व आ रहा है? आपका अलग अलग ग्रो करा रहे हैं पेट्री डिश पे, तो एस शेप्ड आ रहा है। अब क्या किया इन्होंने, गॉस ने क्या किया, गॉस ने इन दोनों को साथ में ग्रो कराया एक ही पेट्री डिश में। पेन ये फर्स्ट, ये सेकंड, इन दोनों को जब एक साथ ग्रो कराया तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही पेट्री डिश में सेम न्यूट्रिएंट के लिए आपस में क्या कर रहे हैं? कंपटीशन। और न्यूट्रिएंट बच्चों यहाँ पर कैसे? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि आफ्टर, ध्यान रखना यहाँ पर इन्होंने एक चीज ये देखी, आफ्टर 16 डेज जो पेनिसिलियम नहीं, पैरामीशियम कोडेटम है, पैरामीशियम कोडेटम है, ये वहां से रिमूव हो जाती है, ये वहां से उसकी डेथ हो जाती है। ध्यान रखना आफ्टर 14 डेज में इनके नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और 16 डेज में ये इनका राम राम सत्य हो जाता है, ये उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर कौन आपका सुपीरियर हुआ? पैरामीशियम और एलिया, दोनों ही क्लोज एसोसिएटेड स्पीशीज हैं। जब आप इनको कल्चर कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हुआ? पैरामीशियम और ओरेलिया ने पैरामीशियम कोडेटम को रिमूव कर दिया फॉर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड। इस पर ही इन्होंने गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, कैप। इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि जब रिसोर्सेस अगर लिमिटेड हैं तब भैया सुपीरियर इंफीरियर को हटा देगा, ताकतवर कमजोर को निकाल देगा। यही रूल होता है। इन्होंने इस रूल को जनरल बनाना चाहा पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन क्या बताया मैंने आपको? रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग इस बात को बिल्कुल विरोध करती है कि भाई जरूरी नहीं है कि एक को एक्सटिंक्ट होना ही पड़े। क्लियर? एक्सटिंक्ट होना ही पड़े। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कि भाई जो कंपटीशन होता है आप उसको लेबोरेटरी के अंदर इजीली डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे सेकंड, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसमें तो सेकंड है कॉम्पिटिटिव रिलीज एक्सपेरिमेंट। देखिए कॉम्पिटिटिव रिलीज एक्सपेरिमेंट का मतलब है यहाँ पर आपने कंपटीशन रिलीज कर दिया है। कंपटीशन रिलीज कर दिया है मतलब आपने सुपीरियर को हटा दिया। जब आप सुपीरियर को हटा दो तो जाहिर सी बात है इंफीरियर अपने नंबर बढ़ा लेंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे कॉनेल। कॉनेल ने क्या किया, स्कॉटलैंड कोस्ट में ये ऑर्थोपोडा पर स्टडी कर रहे थे, वार्नेकल पर। वार्नेकल में दो टाइप के वार्नेकल थे, वेलेनस एंड सीथेमेलस। ठीक है, वेलेनस एंड सीथेमेलस। वेलेनस वी से बड़ा, ये बिग साइज होते हैं, ये छोटे साइज के होते हैं। तो ये जो हैं ये मिलते हैं इंटरटाइडल जोन में। ये कहां पर मिलते हैं? इंटरटाइडल जोन में। हम कौन किसकी बात कर रहे हैं? ये कंपटीशन, ध्यान रखना, कौन से? कॉम्पिटिटिव रिलीज एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअल में होता क्या है, आप ये चीज देखिए। ये वेलेनस है, ये इंटरटाइडल जोन है। क्लियर? ये इंटरटाइडल जोन है। तो जाहिर सी बात है वेलेनस यहां पर मिलते हैं, वेलेनस यहां पर मिलते हैं।
जहां जहां वेलानस होते हैं वहां वहां सीथेमलस नहीं होते हैं। तो वेलानस बड़े साइज के होते हैं तो जाहिर सी बात है ये ऊपर साइड नहीं मिलते, ये नीचे साइड मिलते हैं। सीथेमलस छोटे साइज के हैं, ये ऊपर की साइड में मिलते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेलेनस को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया, बड़े साइज वाले को। ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होते हैं। जब इसको रिमूव कर दिया तो इन्होंने देखा कि सीथेमलस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो इन्होंने ये बोला कि भाई जब तक सुपीरियर है तब तक ये ऊपर थे। ऐसा तो नहीं है कि इनकी वजह से ये सीथेमलस वहां से हट गए। क्लियर। तो इसलिए जो गॉस का स्टेटमेंट है कि सुपीरियर जो होगा तो उसके सामने इंफीरियर वहां से वाइप आउट हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। इसलिए गॉस स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होता है। इसका एक और एविडेंस है, वो है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है, ये बार्बुलर एक नाम के साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था बार्बुलर स्पीशीज के अंदर, वर्ड के अंदर। मैकार्थर ने किया था बार्बलर स्पीशीज के अंदर, बर्ड की स्पीशीज होती हैं। क्लियर इतनी बात। ये हम रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, यहाँ पर क्लोजली एसोसिएटेड स्पीशीज एक साथ रहती हैं। ये मैकार्थर ने किया था किसके अंदर, बार्बलर। ये अमेरिकन बार्बलर थे। यहाँ पर ये एक ही ट्री के ऊपर, ध्यान रखना, एक ही ट्री के ऊपर 5 डिफरेंट स्पीशीज रहते हैं। 5 डिफरेंट स्पीशीज रह रहे थे। अब ये 5 डिफरेंट स्पीशीज एक ही बिहेवियरल डिफरेंस की वजह से, अब ये जैसे यहाँ वाली स्पीशीज है, इसका फीडिंग टाइम अलग है, दूसरे ब्रांच वाली स्पीशीज का अलग है। कोई इस इतने एरिया में फीड करेगी इंसेक्ट के ऊपर, कोई इतने एरिया में फीड करेगी, कोई इतने एरिया में, कोई इतने एरिया में, और कोई इस साइड फीड करेगी तो कोई इस साइड फीड करेगी। इस तरीके से ये एक ही पेड़ पर एग्जिस्ट करते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से क्या होती है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक साथ रहती हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक साथ रहती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर इतनी बात। अब नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर नोट लिखवा रखे हैं। नोट में क्या लिखवा रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एनसीईआरटी वाली बातें हैं, आप समझ जाओगे। देखिए जनरली क्या होता है, हर्बीवोर्स एंड प्लांट कंपटीशन से ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं देन कार्निवोर्स। कारण क्या है, कार्निवोर के पास जैसे लायन है जो नॉन वेजिटेरियन, अगर डियर ना मिली तो फॉक्स से काम चला लेंगे। ठीक है। अब पांडा है बेचारा, उसे बैम्बू नहीं मिलेंगी, बैम्बू की लीव नहीं मिलेंगी खाने के लिए, तो वो एक्सटिंक्ट ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो कंपटीशन में सबसे ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट कौन होगा, हर्बीवोर्स और प्लांट्स, देन कार्निवोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन याद रखिए, एनसीईआरटी से ये टॉपिक पढ़ना है सिर्फ, और नोट से आपको चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये स्पीशीज 1 है, ये स्पीशीज 2 है, किसी एक एरिया के अंदर रह रहे हैं ये। अब उस एरिया के अंदर इस रीजन में तो कंपटीशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन कहाँ पर मिलेगा, ओवरलैपिंग जोन में। अब इतनी इधर वाले एरिया में नहीं मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा। ठीक है। कंपटीशन जब स्पीशीज के बीच में होगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, रिसोर्स पार्टीशनिंग करने के, भाई आप ये रिसोर्स ले लो, हम ये रिसोर्स ले लेते हैं, तो साथ में को एग्जिस्टेंस कर लेंगे। अदर तो भाई कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे, मैं यहां पर रह रहा हूं, अब कोई नहीं, मैं इधर मूव कर जाऊंगा। तो ये चांसेस होते हैं कंपटीशन की वजह से। एक तो ये चांसेस है, या तो दूसरा है एक्सक्लूजन हो जाए, ध्यान रखना, एक्सक्लूजन हो जाए दूसरे का, इंफीरियर वाले का। क्लियर, ये चांसेस है। तो एनसीईआरटी गॉस एक्स प्रिंसिपल के बारे में कौन कौन सी बातें कहती हैं वो आपने यहाँ पर सारी चीजें समझ ली। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप के इंट्रैक्शन पढ़े, प्रीडेशन और कंपटीशन। कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पर हमने ज्यादा फोकस किया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पर हमने ज्यादा चीजें ये फोकस की। क्लियर इतनी बात। अब आइए नेक्स्ट। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, वो एक चीज मिस हो गई है, शायद मैंने लिख रखी होगी, चलो कोई नहीं, पढ़ लेंगे।
एनसीईआरटी में एक और बात लिखी हुई है कि भाई जो प्रीडेटर्स होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं। ये मैं प्रीडेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रीडेटर प्रूडेंट्स हैं। प्रूडेंट्स का मतलब चालाक चतुर। यार किसी एरिया के अंदर डियर हैं और यहाँ पर टाइगर है। अब एक था टाइगर, नहीं ये टाइगर है अभी। अब ये टाइगर ऐसा तो है नहीं, इसने बोला यार मुझे तो ये डियर अच्छी लग रही है, इसका लेग पीस खाता हूँ और इसका मैं हार्ट खाऊंगा, इसका ब्रेन खाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो एक पर फीड करेगा। अगर वो अलग अलग पता चला इसका लेग पीस खाना, इसका हार्ट खाना, तो ये कितने तीन एक दिन में किल कर ली। आगे बात समझ में? तो ये क्या करेगा, ये अपने जो भी प्रे होते हैं उसको बहुत जुडिशियस वे में एकदम मैनेजेबल अमाउंट में इसको यूज करेगा। क्लियर इतनी बात? बात समझ में आई आपको? चलिए, कंपटीशन और प्रीडेशन फिनिश। एक सेकेंड, हाँ बस थोड़ा सा नीचे करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए, मैंने पैरासाइटिज्म में मैंने सोचा एनसीईआरटी से बाहर क्या जाना है, और आप पैरासाइटिज्म और ये सारी चीजों के बारे में आप अच्छे से जानते हो, तो मैंने यहाँ पर फ्लो डायग्राम की फॉर्म में ऑलरेडी मैं हर क्लास में ये चीज कराता हूँ। देखिए, पैरासाइट जो होते हैं, मैं पहली बात करूं तो ये कहां पर रहते हैं? होस्ट पर। तो जब ये होस्ट पर रहेंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा होस्ट पर इनका? इम्पैक्ट ऑन होस्ट, एक तो जो मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट कॉज करते हैं, एक तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये रिड्यूस करेंगे सर्वाइवल को, ग्रोथ को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, और होस्ट जो है वो बन जाएगा वीक, वो प्रोन हो जाएगा प्रीडेशन। यहां पर एग्जांपल देखिए, कोई एक डियर है, अब इस डियर पर एक पैरासाइट्स हैं, बीमार है, अब टाइगर आया तो क्या टाइगर से तेज भाग लेगी? जो नॉर्मल हेल्दी डियर होगी वो तो अपने आप को एक बार बचा भी लेगी, पर ये नहीं बचा पाएगी। तो इसलिए एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि जो होस्ट अगर वीक हो गया तो वो प्रोन हो जाएगा प्रीडेशन के लिए। मेरी बात क्लियर यहाँ पर? तो पैरासाइट होस्ट पर क्या इंपैक्ट कर सकता है भाई? जाहिर सी बात है, नंबर कम करेगा, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट करेगा, सर्वाइवल रिड्यूस करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस करेगा। अब सवाल ये आता है, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये सब सारे के सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप में मिलते हैं। बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, जैसे आपके कार्नि पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, कस्क्यूटा वगैरह, प्रोटिस्टा भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं पैरासाइट्स। अरे ये बात समझ में? अब ये जो पैरासाइट्स हैं, ध्यान रखना, ये दो टाइप से न्यूट्रिएंट रिमूव कर सकते हैं होस्ट से, या तो सेल के अंदर रह के या सेल के सरफेस पे। सेल के सरफेस पे जो रहते हैं उनको कहते हैं एक्टोपैरासाइट, जो इनसाइड रहते हैं उनको कहते हैं एंडोपैरासाइट। तो अब ये चीजें समझनी है। एक्टोपैरासाइट का मतलब ये है, जैसे हमारे स्कैल्प पर जो लाइस रहती है, जूं जिसको कहते हैं, डॉग के ऊपर जो मक्खी रहती है, टिक, कैस्क्यूटा के अंदर अगर हम बात करें, कैस्क्यूटा क्या होता है आपका? टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, कलरलेस होता है ये, इसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। तो ये भी चीज हम लोग याद रखेंगे। कैस्क्यूटा में टोटल स्टेम, ये इसके पास ध्यान रखना, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, लॉस्ट हो जाती है एवोल्यूशन में। ये डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है फ्लोएम जाइलम से। फ्लोएम से क्यों भाई? ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता फ्लोएम से। भाई लीफ है, लीफ खाना बनाएगी तो फ्लोएम से तो जाएगा। तो कैस्क्यूटा क्या करता है? ये इन पर ग्रो करेगा। कैस्क्यूटा क्या करेगा? ये प्लांट्स पर ग्रो करेगा। ये प्लांट्स पर जब ग्रो करेगा तो ये रूट, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, स्टेम के साथ ये आपका जाइलम और फ्लोएम के साथ कनेक्शन बना लेता है। इनके पास एक पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं होस्टोरियल, होस्टोरिया, ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम होस्टोरिया। क्लियर? उसको कहते हैं हम होस्टोरिया, इसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। अब होते हैं एंडोपैरासाइट। यार देखिए, एंडोपैरासाइट इनसाइड द रहेगा तो जाहिर सी बात है इसका लाइफ साइकिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एक्टोपैरासाइट का लाइफ साइकिल क्या होगा? सिंपल होगा। इसमें सिंपल एनाटॉमिकल फीचर्स होंगे। इस सेल के अंदर रहना है ना। अब जो बाहर रह रहा है, देखिए अभी कैस्क्यूटा ऊपर रह रहा है, ये एक्टोपैरासाइट है,
तो इसके पास होस्टूरिया है, जो अंदर रहेगा उसको होस्टूरिया की क्या जरूरत, वो तो अंदर की सेल से ड्राइव कर लेगा न्यूट्रिएंट्स। इसलिए सिंपल एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे एचआईवी वायरस, प्लाज्मोडियम और टेपेटम, सॉरी टेपेटम नहीं क्या याद आ रहा है, एक्चुअल में रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिन भर बहुत ज्यादा बिजीनेस हो जाती है। टेप वॉर्म एचआईवी वायरस, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। अब देखिए नेक्स्ट, बहुत आसान है ये भी, एडेप्टेशन कौन कौन सी शो करता है पैरासाइट, पैरासाइट कौन कौन सी एडेप्टेशन शो करता है। अगर मैं बात करूं पैरासाइट की एडेप्टेशन की, सबसे पहले देखिए आप, पैरासाइट कोई चीज तो डाइजेस्ट नहीं करनी है, तो यूजुअली इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन होते हैं, एडेसिव ऑर्गन होंगे चिपकने के लिए, क्लिंगिंग पार्ट होंगे जकड़ने के लिए, एडेसिव ऑर्गन होंगे चिपकने के लिए, क्लिंगिंग पार्ट होंगे जकड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मलेरियल प्लाज्मोडियम की, तो ये आपका फीमेल एनोफिल्स इसको ट्रांसफर करती हैं, इसमें 2 होस्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल में कितने होस्ट हैं, 2 होस्ट हैं। तो एक तो ये चीज याद रखनी है, एडेप्टेशन कौन कौन सी होती है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका सवाल, यहाँ पर कुछ केसेस हैं, ये इन केसेस को डिस्कस कर रहा हूं मैं, बहुत छोटे छोटे केसेस हैं। एक होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म, ब्रूड पैरासाइटिज्म का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने 3 इडियट मूवी में वायरस का डायलॉग सुना होगा, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे किसके घोंसले में रखती है, क्रो के। अब क्रो बेचारा क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। तो इसी को आप कहते हो ब्रूड पैरासिटिज्म, कि कुकू जो कोयल होती है क्रोस के एग को रिमूव कर देती है, अपने एग पुट करती है, क्योंकि एग सिमिलर साइज और कलर में होते हैं। तो देखिए घोंसले से क्रो के एग तो नीचे निकाल दिए ना, उसके पॉपुलेशन उसके मेंबर्स, डेथ, हैचिंग कौन कराएगा, क्रो। तो ये चालाकी देखिए आप, इसी को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। और ब्रूड पैरासिटिज्म आपको स्प्रिंग से लेके समर के सीजन में इजिली मिल जाती है। ब्रूड पैरासिटिज्म ध्यान रखना आपको, ब्रूड पैरासिटिज्म आपको इजिली मिलती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग टू समर, जब आपको कोयल की आवाज सुनाई देती है। क्लियर इतनी बात, इसमें किसी को कोई डाउट। चलिए, ये था। एक होता है हाइपर पैरासाइटिज्म, हाइपर पैरासाइटिज्म में बच्चों अगर मैं एक सिंपल बात भाषा में अगर आपसे बोलूं, कोई भी पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पर अटैक कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस एक पैरासाइट है और ये किसी दूसरे पैरासाइट जैसे बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, जैसे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे, तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे आप हाइपर पैरासाइटिज्म। इसी को आप क्या बोलोगे बच्चों, हाइपर पैरासाइटिज्म, हाइपर पैरासाइटिज्म इसका नाम है। क्लियर इतनी बात। ब्रूड पैरासिटिज्म समझ में आ गई आप लोगों को। ब्रूड पैरासिटिज्म आपको कब मिलेगी देखने को, कौन से, इनके ब्रीडिंग सीजन में। ब्रीडिंग सीजन कब होता है बच्चों, कोयल का स्प्रिंग टू समर। आप देख सकते हो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है। तो हमें भाई ब्रूड पैरासिटिज्म आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी से, तो आपको तकरीबन तकरीबन मिलेगा 10 लाइन का। मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, फर्स्ट हद से ज्यादा अगर आप लिखोगे तो 2.5 या 3 लाइन होंगी। मेन मेन आपको ना सिर्फ क्रीम पढ़नी है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। क्लियर, हाइपर पैरासाइटिज्म क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, प्रीडेशन पढ़ा, आपने ये पढ़ा प्रीडेटर का रोल क्या होता है, आपने कंपटीशन की डेफिनेशन पढ़ी, अब आपने पैरासाइटिज्म पढ़, ये सबसे बड़े बड़े टॉपिक माने जाते हैं। पढ़ना मजा आएगा आपको, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी बस समझ लीजिए इस टॉपिक में। आप एनसीईआरटी समझ लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये कुछ और इंट्रैक्शन बच रहे हैं, इनमें इंट्रैक्शन को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, आप लोग समझते हो। म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं हम। म्यूचुअलिज्म जो होती है, ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं ट्रू म्यूचुअलिज्म, उसको कहते हैं ऑब्लिगेट, जिसको आप कहते हो सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
अगर कहीं पर म्यूचुअलिज्म लिखा हुआ है तो आप ऑब्लिगेट मानोगे जब तक अनटिल अनलेस ना निकला हुआ हो प्रोटो कॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, जैसे लाइक इन माइकोराइजा कोरल लीफ फिग वास्प पॉलिनेशन। क्लियर। दूसरा है प्रोटो कॉपरेशन, कोई नहीं भाई, साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, अलग अलग रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या होगा कि तुम नहीं मिलोगे तो हम मर जाएंगे सनम वाली कंडीशन इसमें होगा, नहीं मिलोगे कोई बात नहीं, हम भी मस्त आप भी मस्त रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसमें प्रोटो कॉपरेशन की, अगर बच्चों अगर हम बात करें तो प्रोटो कॉपरेशन में जैसे ये है सी एनिमल्स। क्लियर। प्रोटो कॉपरेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल है सी एनिमल्स। सी एनिमल्स जो होता है ये आपका होता है सेसाइल। क्या होता है ये? सेसाइल होता है, ये एक जगह फंसा रहेगा सी एनिमल्स। तो ये क्या करेगा, ये हर्माइट क्रैब के ऊपर सी एनिमल्स के टेंटिकल्स होते हैं। क्लियर। सी एनिमल्स के क्या होंगे? टेंटिकल्स होते हैं। ये हर्माइट क्रैब के ऊपर दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हर्माइट क्रैब है, ध्यान रखना, हर्माइट क्रैब का को प्रोटेक्शन मिल गया, सी एनिमल्स फूड साइट पर पहुंच जाएगा, दोनों को फायदा हो गया। बात समझ में आ गया? हर्माइट क्रैब और सी एनिमल्स में, सी एनिमल्स में टेंटिकल्स हैं, हर्माइट क्रैब अपने प्रीडेटर से बच जाएगा, प्रीडेशन से, इसका भी फायदा हुआ। और सी एनिमल्स तो वैसे ही मूव नहीं कर सकता, ये दूसरी जगह पर चला जाएगा। हो गई बात क्लियर? अब एक और वर्ड होती है जिसको हम कहते हैं प्लोवर वर्ड। प्लोवर वर्ड जैसे आपने देखा होगा मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा हुआ होता है, जिस भी वाटर के अंदर वो रहता है वो बाहर आता है मुंह खोल के, फिर उसके अंदर जो वर्ड जाती है उसी को कहते हैं प्लोवर वर्ड। ये जो प्लोवर वर्ड होती है बच्चों, ये क्या करती है, ये क्रोकोडाइल के माउथ से एक्टोपैरासाइट को फीड करती है, दोनों को फायदा, उसको रिलीफ मिल रहा। अब ऐसा नहीं है कि क्रोकोडाइल ने मुंह खोल के बैठ गया, अब वर्ड आई उसको बंद कर लिया, नहीं, ऐसा वो करेगा तो वो वर्ड उसके साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेगी। तो वो क्या करते हैं, उसको क्या भाई खा ले जितना खाना है, फिर वो आराम से बाहर निकल जाती है। अब ये देखिए ये क्या है, एक टेम्परेरी रिलेशन है, दोनों को फायदा हो रहा है, दैट्स व्हाई इट कंसीडर इन प्रोटो कोऑपरेशन रादर देन ऑब्लिगेट, दैट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में नहीं कंसीडर किया गया, कहां पर कंसीडर किया गया? प्रोटो कोऑपरेशन में। कारण यही है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि प्लोवर वर्ड हमेशा ही उसके क्रोकोडाइल के ही माउथ के साथ एसोसिएटेड रहती है, नहीं। अब जैसे आपने देखा होगा राइनोसोरस ब्लैक, गैंडे के ऊपर, गैंडे को जब देखते हैं तो बड़ी गंदगी सी होती है उसमें, आपको लगता होगा उसके पास छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी रहते हैं। तो एक वर्ड होती है जिसको कहते हैं ऑक्सपेकर। ऑक्सपेकर, जिसकी जो चोंच लाल कलर की हो सकती है और येलो कलर की भी हो सकती है। ये क्या करती है, इंसेक्ट पर फीड करती है। क्या करती है? इंसेक्ट पर फीड करती है। तो क्या हो गया, इंसेक्ट पर जब ये फीड करती है तो उसको फायदा हुआ, तो उसको भी फायदा होगा। क्लियर? इतनी बात। जो टिक्स होती हैं ये उन पर फीड करती है, दोनों को फायदा हुआ। और पता है एक क्या करती है ये, कभी भी जैसे दूर से लायन वगैरह को वो देख लेते हैं वर्ड्स, तो ये राइनोसोरस को ना चोंच से आवाज निकाल के अपने बता देती है, कुछ ऐसा सिग्नल देती है कि देख भाई तैयार हो जा, बाहर कोई है। तो ये क्या है, प्रोटो कॉपरेशन है। क्लियर इतनी बात? मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब किधर गया माउस? अब सवाल ये आता है म्यूचुअलिज्म में, म्यूचुअलिज्म जो इवॉल्व हुई है एनिमल और प्लांट में हुई है, जैसे पॉलिनेशन वाला केस है, पॉलिनेशन में रिवार्ड किस फॉर्म में मिलता है, ये सब चीजें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आप लोग पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक केस ले रहे हैं शूडो कॉपुलेशन का। शूडो कॉपुलेशन का भी केस आप लोग पढ़ चुके हो। ऑर्किड ऑफराइस ये होता है, ऑफराइस नहीं होता, ऑफराइस ये ऑर्किड होता है। इसका जो एक पेटल होता है वो रिजेंबल करता है बी के मेल बी से। ठीक है, मेल बी से जब रिजेंबल करता है तो, सॉरी,
इसका जो एक पेटल होता है वो अनकैनी होता है और रिजेंबल करता है फीमेल बी से। जब वो फीमेल बी से रिजेंबल करता है शेप और साइज में, तो मेल जो होता है, इसमें ध्यान रखना आपको, मैं इस पर स्टोरी बता रहा हूँ पूरी आपको। मेल जो होता है इसमें रिसेंट स्टडीज ये बताई हैं, इसको कम दिखाई देता है, आदमी को कम दिखाई देता है, इसको लगता है फीमेल पार्टनर बैठा है, ये मजे से वहां पर आएगा और जैसे ही वो पेटल पर बैठता है तो वो उसके साथ पॉलन ग्लैंड स्टिक हो जाती है, फिर इसी तरीके से वो दूसरे प्लांट में जाता है और इस तरीके से पॉलिनेशन कॉज कराता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया सेक्सुअल डिसीट, इसको कहते हैं डिसीट, डिसेंट नहीं कहते। देखो बच्चे यही तो गलतियां करते हैं, डिसीट, धोखाधड़ी, शूडो कॉपुलेशन। इसको शूडो कॉपुलेशन ये बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको आप म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल नहीं बोलते हो, किसका एग्जाम्पल बोलते हो, को इवोल्यूशन का। ये को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बेचारे मेल को क्या फायदा हुआ, ये जब मेल इस पेटल पर बैठता है तो ये अपना सीमेन भी इजैकुलेट करता है, तो इसके रिसोर्सेज तो वेस्ट हुए, बट प्लांट को सिर्फ फायदा हो रहा है। तो ये शूडो कॉपुलेशन अगर ट्रू सेंस में अगर हम बात करें तो इट इज नॉट म्यूचुअलिज्म बट इट इज गिवन इन म्यूचुअलिज्म जस्ट टू टेल दैट कि हाउ एनिमल एंड प्लांट इवॉल्व वाइल म्यूचुअलिज्म प्रोसेस। अब ये भी कहती है कि जैसे जैसे अगर फीमेल बी का शेप साइज चेंज होगा, ये पैटर्न भी फ्यूचर में चेंज हो सकती है। मेरी बात समझ में आई? ये स्टडीज जो मानती हैं वो ये मानती हैं कि जो मेल भी होता है उसको कम दिखाई देता है, उसको कम दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म का मतलब ये होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, कमेंसलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर एक को फायदा होता है, दूसरे का कुछ नहीं जाता, ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं है, न्यूट्रल है वो। ये रेयरली देखने को मिलती है, एफिफाइट्स हैं, कैटल एंड एग्रेड, बगुला जो होता है व्हाइट कलर का, देखिए क्या होता है, जहां पर भी कैटल वगैरह जो हैं वो आपके चर रहे होंगे, तो वो इस एरिया में ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस डेंस होती हैं, इन ग्रासेस के बीच में इंसेक्ट छुपे हुए होते हैं बच्चों, इंसेक्ट छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो बगुला होता है, कैटल एग्रेड जो होता है, वो जैसे ही कैटल का पैर इस ग्रास पे जाएगा तो ये इंसेक्ट एक्सपोज हो जाएगा और बगुला उसको खा लेगा। तो यहाँ पर कैटल का तो कोई फायदा नहीं हुआ, किसका फायदा हुआ, एग्रेड का फायदा हुआ, वो फीड करेगा, एग्रेड को फायदा, उसका कुछ नहीं हुआ। क्लियर? ये कौन सा इंट्रैक्शन है, केमेंसलिज्म, इसको कहते हैं हम केमेंसलिज्म। क्लियर इतनी बात? अगर एग्रेड कैटल के ऊपर बैठ के एक्टो पैरासाइट को रिमूव करेगा तो ये क्या बन जाएगी, प्रोटोकॉपरेशन। अब अगर हम बात करें जैसे सी एनिमल्स और क्लाउन फिश, क्लाउन फिश का साइज सी एनिमल से कम होता है, इसका तो ये अपने आप को क्या करती है, प्रीडेटर से बचाती है इनके टेंटिकल्स में रह के। तो यहाँ पर सी एनिमल्स को तो कोई फायदा नहीं होता, किसको फायदा होता है, क्लाउन फिश को, प्रीडेटर से बच गई। क्लियर? अगर क्लाउन फिश, ध्यान रखना, अगर ये सी एनिमल के लिए, सी एनिमल के प्रीडेट, सी एनिमल के लिए प्रे को अगर, ध्यान रखना, सी एनिमल के लिए प्रे को ल्योर कर सके, उसको बुला सके, तब ये कौन सी एसोसिएशन हो जाएगी, आपका प्रोटो कॉपरेशन। ये मैंने लिखवा दिए थे एक्स्ट्रा कि भाई एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है। जनरली क्लाउन फिश और सी एनिमल्स में कौन सी होगी, आपकी कमेंसलिज्म। अगर क्लाउन फिश ने, ध्यान रखना, ल्योर करना स्टार्ट कर दिया इसके प्रे के लिए, प्रे को सी एनिमल्स के लिए, तब वो कैसी हो जाएगी, प्रोटो कॉपरेशन। आपने देखा होगा शार्क की वैली के नीचे एक फिश रहती है, वो कमेंसलिज्म, क्योंकि शार्क के पास कोई उसका प्रीडेटर तो आएगा नहीं, उसको तो मरना नहीं है, इसलिए वो भी क्या रहती है, अपने आप को प्रोटेक्ट समझती है। क्लियर? अब ये वार्निकल्स वगैरह जो होते हैं, टॉर्टोइस पे जो ग्रो कर जाते हैं, शार्क पे जो रहते हैं, वो भी आपके कैसे एग्जाम्पल हैं, आपके कमेंसलिज्म। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एमेंसलिज्म। किधर गया कर्सर? ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज द एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में बच्चों होता क्या है, एक का घाटा दूसरे का कुछ नहीं जाता, निगेटिव जीरो, रैंडम इंटरेक्शन होता है। ये एमेंसलिज्म को भी हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, एक को कहते हैं एलिलोपैथी, एक को कहते हैं एंटीबायोसिस। इसमें क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस बैक्टीरिया रिलीज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे भाई कोई पेनिसिलियम स्पीशीज अगर पेनिसिलिन रिलीज करिए तो उसके वजह से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक्टिनोमाइसिटीज क्या करेंगी, एंटीबायोटिक्स रिलीज करेंगी, जिससे दूसरे बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब एलिलोपैथी का मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं जैसे ब्लैक नट, ब्लैक वॉलनट होता है, जुगलन, ये केमिकल रिलीज करता है, ये केमिकल रिलीज करता है, ध्यान रखना ये केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास एप्पल के प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसके आसपास एप्पल के प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एलिलोपैथी। तो यहाँ पर वॉलनट के ने क्या रिलीज किया, जुगलेंस, इसके रूट्स रिलीज करेंगे जुगलेंस। अब ये जुगलेंस की वजह से दूसरे प्लांट वहां पर ग्रो नहीं कर पाते, इसी को आप क्या कहते हो बच्चों, एमेंसिलिज्म। ये एलिलोपैथी के अंदर आता है। एंटीबायोसिस, ध्यान रखना एंटीबायोटिक प्रोडक्शन भी किसके अंदर आएगा, एमेंसिलिज्म के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा, एक क्रॉप्स होती हैं, जब वो क्रॉप फील्ड में ग्रो करती हैं तो उनके आसपास कोई भी वीड नहीं आएगा, उनको कहते हैं स्मूथर क्रॉप। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में मैंने आपको पहले प्रीडेशन बताया, प्रीडेशन में मैंने प्रीडेटर का रोल बताया, आपको पिसास्टाफिस का याद रखना है। क्लियर? आपको प्रीडेटर के रोल याद रखने हैं, स्पीशीज मेंटेन, स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कैसे करते हैं, प्रे की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, ट्रॉपिक लेवल में इंफॉर्मेशन, प्रीडेटर कैसे अपने आप को प्रिवेंट करते हैं, हर्बीवोरी क्या होती है, इसमें निपटा देंगे। कंपटीशन में आपने क्या करना है, कंपटीशन में आपको सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन देनी है और ये बताना है कि भाई कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, और कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है। कंपटीशन को आप एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट का मतलब है जब भी आप करोगे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पैरामीशियम का एग्जांपल समझा दिए, साथ में एक नेचुरल एग्जांपल ले लीजिए, गैलापागोस आइलैंड का केस जहां पर एविंगडोन टॉर्टोइज वाला केस ले लिया आपने। अब इसके बाद आप आ जाइए कॉनेल एक्सपेरिमेंट के। कॉनेल ने क्या किया था, कॉम्पिटिटिव रिलीज किया था वार्निकल में, वार्निकल में वेलेनस और सीथेमलस, सीथेमलस वाला, ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग, ये कंपटीशन ओवर कर दीजिए। पैरासाइटिज्म आएगा, पैरासाइटिज्म सिंपल टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, पैरासाइट के अंदर कौन कौन से एडेप्टेशन आए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसके बाद म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में आप ऑब्लिगेट पढ़ोगे और प्रोटोकॉपरेशन पढ़ोगे। फिर आपका कमेंसलिज्म एंड लास्ट इज एमेंसलिज्म। दिस इज ऑल अबाउट योर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नोट्स प्लीज बनाइए आप, विदाउट नोट्स कुछ नहीं होगा। किसी और के हैंड रिटन नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं आप टाइम वेस्ट करोगे। क्लियर? अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। चलें भैया।